हेलो ऑल ऑफ, अब हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 दैट इज सेगमेंट रिपोर्टिंग। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और कई बच्चे नोट्स के बारे में कहते हैं, वो नोट्स जो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारे नोट्स मैं शेयर करता हूं। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 दैट इज सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो A17 आपसे कहते हैं कि सेगमेंट वाइज आप इंफॉर्मेशन दो। वो सेगमेंट हो सकता है कि प्रोडक्ट सर्विसेज वाइज हो या ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज हो। सो दो तरह के सेगमेंट होते हैं, आगे भी हम अभी रिवाइज करेंगे, बिजनेस सेगमेंट, ज्योग्राफिकल सेगमेंट। क्यों वो कहते हैं कि अलग अलग बताओ? क्योंकि अंडरस्टैंड होता है कि उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, उसमें रिस्क कितना है, रिटर्न कितना है, और इन्फॉर्म जजमेंट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले सकते हैं। मैं कहता हूं कि कोई प्रोडक्ट है और अगर वो प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है हमको पता चल रहा है, लेकिन हम सोचते हैं अगर आगे चल के प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो गया तो फिर कंपनी का रेवेन्यू कम हो जाएगा, उसमें रिस्क भी है, फिर उसका प्रॉफिट भी कम होगा। ऐसे ज्योग्राफिकल वाइज भी हम लोग एनालाइज करते हैं कि ज्योग्राफी की कोई लोकेशन पे, कोई दूसरे लोकेशन में, अलग अलग लोकेशन पे बिजनेस अपना कर रही कोई कंपनी, अगर वो कोई लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन कैसा परफॉर्म कर रहा है, सो वी कैन असेस द रिस्क, उससे रिटर्न कितना है, रेवेन्यू कितना जनरेट हो गया, फ्यूचर में अगर बंद हो गया तो क्या बिजनेस के प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो स्कोप याद रखना, फुल कंप्लायंस करना। आगे चल के हम देखेंगे कुछ कंप्लायंस होता है, रिपोर्टेबल सेगमेंट हो सकता है कि प्रॉफिट मेकिंग है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई रिपोर्टेबल सेगमेंट लॉस मेकिंग है। सो ऐसा नहीं कह सकते कि प्रॉफिट मेकिंग है तो मैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताता हूं, लेकिन लॉस मेकिंग सेगमेंट हो तो इसके बारे में यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं बताता। ऐसा आप नहीं कह सकते, कंप्लायंस पूरा अपने को करना रहेगा। दो तरह के सेगमेंट होते हैं, एक होता है बिजनेस सेगमेंट और एक होता है ज्योग्राफिकल सेगमेंट। सो व्हाट डू मीन बाय बिजनेस सेगमेंट, ख्याल रखेंगे कुछ में जो की वर्ड्स है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहां पे। तो आपके एक होता है डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट होता है, हम बिजनेस सेगमेंट के बारे में भी बात करें तो आपका डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट मतलब वो कंपोनेंट दूसरे से अलग है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अगर कोई प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करूं तो आइसक्रीम मिल्क प्रोडक्ट्स, मतलब मिल्क, अगर कोई डिशॉस कंपनी है तो मिल्क भी बेचती है और आइसक्रीम भी बेचती है, ऑब्वियसली आइसक्रीम मिल्क से अलग, तो क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट अलग है। इंगेज इन प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल और रिलेटेड सर्विस, हो सकता है कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट है और एक ग्रुप ऑफ सर्विसेज भी हो सकते हैं जो कि कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आइसक्रीम है प्रोडक्ट, लेकिन हो सकता है कि आइसक्रीम में भी अलग अलग क्या होते हैं, आपकी वेराइटीज आते हैं, उसमें फ्लेवर्स आते हैं अलग। मिल्क प्रोडक्ट इंश्योर बेचती है तो उसका एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट होगा, लेकिन वो अलग अलग फ्लेवर में आते हैं, तो अलग अलग फ्लेवर का आप नहीं बोलेंगे अलग अलग प्रोडक्ट है, वो एक ही प्रोडक्ट है। वो सब्जेक्ट टू यूनिक रिस्क एंड रिटर्न, हाँ वो रिलेटेड है लेकिन यूनिक रिस्क एंड रिटर्न। तो आपके आइसक्रीम में 50 फ्लेवर आते, तो रिस्क और रिटर्न भी क्या उनका यूनिक एक जैसा है। उसका डिटरमाइन बाय फैक्टर, अब वो सिमिलर है कि नहीं है, उसमें कई चीजों का अपने को ध्यान रहता है। फॉर एग्जांपल पहला नेचर ऑफ प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्शन मेथड क्या उसकी सेम है, आइसक्रीम की प्रोडक्शन मेथड, कोई भी फ्लेवर की प्रोडक्शन मेथड क्या आपकी सेम है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, फ्लेवर अलग होगा उसमें, और क्या कस्टमर टाइप, यस, टारगेट ऑडियंस क्या हमारी सेम है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, या अगर आप आइसक्रीम देखोगे तो एक ही तरह के डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है कि जो कंटेनर लाते तो वो उसका टेम्परेचर इतना रहता है कि मेल्ट ना, वो पिघले ना। देन रेगुलेटरी एनवायरमेंट, क्या उस पर लॉस सेम है, अगर ये चीजों में से मेजॉरिटी अगर उसमें होते तो यू कैन से इट इज कनेक्टेड है, तो उसको आप एक ही प्रोडक्ट मानेंगे। ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट भी रिलेटेड है तो उसको एक ही सेगमेंट उसमें अपन मानेंगे। इंक्लूड प्रोडक्ट सर्विसेज विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, जैसे मैंने आपसे कहा, लेकिन एक्सक्लूड करता है प्रोडक्ट सर्विस विद सिग्निफिकेंट डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न। तो रिस्क एंड रिटर्न देखो, आपका आइसक्रीम प्रोडक्ट का फिर कोई भी फ्लेवर और रिस्क एंड रिटर्न सेम रहेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, डिफरेंट नहीं है, सिग्निफिकेंटली बहुत फर्क नहीं है। लेकिन मिल्क प्रोडक्ट में और आइसक्रीम प्रोडक्ट में रिस्क और रिटर्न अलग है, तो दे आर डिफरेंट प्रोडक्ट। ओके, तो ये हो गया हमारे बिजनेस सेगमेंट। तो क्या हर सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट होता है? जरूरी नहीं कि हर सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट हो। रिपोर्टेबल सेगमेंट किसको कहते हैं अभी अपन आगे देखिए। नाउ सेकंड इज ज्योग्राफिकल सेगमेंट। व्हाट इज ज्योग्राफिकल सेगमेंट? जो कि डिस्टिंग्विश कंपोनेंट है। अब आप कैसे करें कि डिस्टिंग्विश कंपोनेंट एरिया वाइज होता है। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी की एक फैक्ट्री है दिल्ली में, एक है मुंबई में, एक है झारखंड, अलग अलग जगह पे उन लोगों की सपोज है, तो फैक्ट्री लोकेशन वाइज अलग है, इंडिया के बाहर कुछ है, तो रिस्क और रिटर्न ज्योग्राफिकली वो अलग अलग है। प्रोवाइड प्रोडक्ट और सर्विस इन ए स्पेसिफिक इकोनॉमिक एनवायरमेंट, अब वो अलग अलग है लेकिन सबका अपना एनवायरमेंट स्पेसिफिक है। आपको केरला में कोई फैक्ट्री है तो उनके लॉज वहां पे अलग है, महाराष्ट्र में अलग, दिल्ली में अलग, बिहार में अलग, यूपी में अलग, राजस्थान में अलग, छत्तीसगढ़ में अलग, तमिलनाडु में अलग, कर्नाटक में अलग, हर जगह अपने अपने क्या है इकोनॉमिक एनवायरमेंट अलग अलग वो काम कर रही है। सब्जेक्ट टू डिस्टिंग रिस्क एंड रिटर्न कंपेयर टू अदर इकोनॉमिक एरियाज, अब अपने अपने एरिया में काम करे, कोई महाराष्ट्र में, कोई सपोज कर्नाटक में, तो वहां पे इकोनॉमिक एनवायरमेंट अलग है, एरियाज अलग है, पॉलिटिकल सिचुएशन अलग है, रूल्स अलग हो रहे हैं, ठीक है, तो अलग अलग रिस्क एंड रिटर्न भी है। एक दिल्ली में काम करने का अलग रिस्क एंड रिटर्न है
और मुंबई में काम करने के अलग रिस्क एंड रिटर्न है, हर जगह एनवायरमेंट की पॉलिटिकल सिचुएशन अलग होती है, तो उसके रिस्क और रिटर्न अलग अलग है इकोनॉमिक एरिया वाइज। ओके, फैक्टर फॉर आइडेंटिफिकेशन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन अपने को देखना पड़ता है, वो अलग अलग है। रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेशनल स्पेशल रिस्क कंट्रोल रेगुलेशन करेंसी रिस्क, इंडिया के बाहर रहे तो करेंसी रिस्क भी हो जाता है, तो आप कौन से लोकेशन पे कर रहे हैं, तो वहां के लॉ क्या है आप लोगों के वो अलग अलग हो जाता है। फॉर एग्जांपल दुबई में आपका बिजनेस है एक अपना इंडिया में, तो वहां के लॉ अलग हो गए, यूएस में तो लॉ अलग हो गए। अब आपको देखना तो रिस्क और रिटर्न यहां पे ज्योग्राफिकल एरिया वाइज देख रहे हो, करेंसी की वजह से भी अपने रिस्क एंड रिटर्न अलग अलग हो जाते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन अलग है, ऑपरेशंस अलग अलग हो जाते हैं कई जगह, तो उस तरीके से अपने लोकेशन वाइज अपन देख रहे हैं कि रिस्क और रिटर्न यहां पे अलग अलग है। इसमें अगर आपका रिस्क और रिटर्न उसका अलग अलग है तो आप एक्सक्लूड करते हो, आई मीन टू से वो अलग अलग आपके ज्योग्राफिकल सेगमेंट है। तो बिजनेस सेगमेंट आपका प्रोडक्ट वाइज हो, ज्योग्राफिकल सेगमेंट रिस्क और रिटर्न जो डिस्टिंग्विशल कंपोनेंट जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, और रिस्क और रिटर्न ये दो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म है आपके। तो ये रिस्क और रिटर्न यहां पे क्या हो रहा है, एरिया वाइज अलग है, बिजनेस सेगमेंट में प्रोडक्ट वाइज अलग अलग है, ठीक है। अब उसके बाद अपन आते कुछ डेफिनेशन, क्या हर सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट होता है? नहीं, हर सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं होता, उसके ऊपर अपन आगे बात करेंगे, लेकिन कुछ डेफिनेशन को याद कर बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समराइज कर दिया पूरे S17 को। अब सेगमेंट रेवेन्यू तो इंक्लूड्स, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट और एलोकेटेड रेवेन्यू, इंटर सेगमेंट ट्रांजेक्शन एक्सक्लूडिंग। अब यहां पे आपने सारे लिख लिए, आपने जो इंक्लूड्स इसमें सारे आपके जो डायरेक्ट होगा या एलोकेट करेगा या इंटर सेगमेंट ट्रांजेक्शन उसको भी लिए, लेकिन इसमें एक्सक्लूड क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम रहे, एक्सक्लूड क्या करना है अपने को, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स रहे आपके, इंटरेस्ट रेट, डिविडेंड इनकम रही है, गेन और इन्वेस्टमेंट, एकदम समराइज करके सारे पॉइंट्स कवर कर दिए वहां पे, इसको अपने को एक्सक्लूड करना है। तो वो आपने सेगमेंट रेवेन्यू वाइज, क्यों सेगमेंट रेवेन्यू जरूरी कैलकुलेट करना भी आगे बताता हूं। सेगमेंट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, उसमें आपको इंक्लूड करना है, उसमें आपको इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड करना है भाई अपने को, क्या इंक्लूड करना है, इंक्लूड डायरेक्ट और एलोकेटेड एक्सपेंस और इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शन को, उसके एक्सपेंसेस को, एक सेगमेंट का दूसरे के साथ उसके एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड करें। लेकिन एक्सक्लूड क्या करना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एक्सक्लूड करना, इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्सक्लूड करना, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम टैक्स एक्सपेंसेस उसको अपने को एक्सक्लूड करना। लेकिन आई डोंट थिंक इतना डिटेल में आपको पूछेंगे, इट्स ओके, आप उसके मीनिंग भी बता दें कि सेगमेंट रेवेन्यू में क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, वैसे ही सेगमेंट एक्सपेंस में। व्हाट इज सेगमेंट रिजल्ट, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस हो गया आपका रिजल्ट। तो आपका ये रेवेन्यू हो गया, ये एक्सपेंस है, जो आपने रेवेन्यू कैलकुलेट करो उसमें से एक्सपेंस माइनस करो, दैट इज सेगमेंट रिजल्ट। लेकिन ये तीनों टर्म हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अब इसको अपन समझते हैं। क्योंकि हर सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं होता, अपने को कोई टेस्ट करना है, वो टेस्ट में अपने को देखना है यहाँ पे कि कौन सी चीज होती है। अब जरूरी नहीं कि तीन हो, तीनों में से कोई एक भी फुलफिल हो गया, दैट इज रिपोर्टेबल सेगमेंट। पहला रिलेटेड टू रेवेन्यू होता है, तो अगर वो सेगमेंट का रेवेन्यू 10% और मोर ऑफ द टोटल रेवेन्यू, जो टोटल रेवेन्यू बिजनेस का, उसमें अगर वो सेगमेंट का रेवेन्यू, पर्टिकुलर सेगमेंट का रेवेन्यू अगर 10% या उससे ज्यादा टोटल रेवेन्यू के, तो वो हो गया आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट। अच्छा, और एक होता है, मैं वो इस पे आता हूं, मैं प्रॉफिट और लॉस पे आता हूं, लेकिन ये क्या हो गया सर आपका एसेट टेस्ट क्या होता है, अगर उस सेगमेंट के एसेट जो है आपकी 10% या उससे ज्यादा है टोटल एसेट के, टोटल एसेट जो उसके 10% या उससे ज्यादा है उस सेगमेंट की, तो वो रिपोर्टेबल होगा। एक प्रॉफिट और लॉस को थोड़ा सा समझना, पॉइंट थोड़ा सा अलग है। 10% और मोर ऑफ द टोटल प्रॉफिट और विच एवर इज ग्रेटर। अब क्या होता है, इसको थोड़ा सा अलग ही हो जाता है। व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस, क्या होगा कि अगर प्रॉफिट की टर्म यूज करेंगे तो फिर प्रॉफिट ही रिपोर्टेबल, प्रॉफिट जो सेगमेंट प्रॉफिट में वही रिपोर्टेबल होगा, लॉस वाले रिपोर्टेबल से हट जाएंगे। तो ऐसा हो ना, क्योंकि हमको पूरी इंफॉर्मेशन, भाई प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमको यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस की जब मैं बात करता हूं, क्या कह रहा है आपसे कि पहले आप प्रॉफिट, सपोज आपके ABCD 4 सेगमेंट है, यहां पे ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट एक लॉस वाला, तो आप प्रॉफिट है ये आपका सपोज 2 3 4 और इसका 10 हुआ, जस्ट 1 मिनट। यहां पे इंडिविजुअली टोटल करना अपने को, ओके, इंडिविजुअल नॉट टोटल। 2 + 3 5 + 4 दैट इज 9 + 10 मत करना, आपको पहले वो लॉस वाला था, ओके। तो आपने इंडिविजुअली 2 + 3 5 + 4 इट इज 9 एंड इट इज 10। इन दोनों में देखना कौन सा ग्रेटर है, इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है। आप बोलोगे नहीं सर ये तो नेगेटिव, ये तो लॉस है, लॉस है तो भी उसको एब्सोल्यूट टर्म में रीड करना है, उसका 10 माना, विच एवर इज ग्रेटर 10, इसका 10% लो, दैट्स कम 1। तो कोई भी सेगमेंट जिसका 1 या उससे ज्यादा है प्रॉफिट या लॉस, या तो ये रिपोर्टेबल हो गया, ये रिपोर्टेबल हो गया, ये रिपोर्टेबल, ये रिपोर्टेबल नहीं सर ये लॉस है, तो भी इस केस में अगर आप ऐसे एब्सोल्यूट टर्म में नहीं रीड करोगे तो फिर लॉस वाला कभी आएंगे नहीं रिपोर्टेबल। इसीलिए आपको पहले प्रॉफिट वाले की टोटल करो, लॉस वाले की, विच एवर इज ग्रेटर, दोनों में से ग्रेटर कौन है 10, आप बोलेंगे नेगेटिव नहीं एब्सोल्यूट टर्म में करना, ये हो गया ग्रेटर, उसका आप 10% दैट्स कम 1। तो कोई भी सेगमेंट जिसका प्रॉफिट 10 या लॉस 1 आ रहा है यहां पे 10%, एक या उससे ज्यादा है, तो दैट सेगमेंट विल बी रिपोर्टेबल। हमारे केस में सारे रिपोर्टेबल है, इसको आपने ख्याल रखना। अब उसके बाद
डिस्क्रिशनरी डेजिग्नेशन क्या, और डिस्क्रिशनरी डेजिग्नेशन यहां पर है कि मैनेजमेंट डिस्क्रिशन टू डेजिग्नेट सेगमेंट एज रिपोर्टर। अभी कोई वॉलंटरी लेकर कोई अगर मैनेजमेंट चाहता है कि कोई सेगमेंट को रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाए तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट उसको बना सकती है, वो रिपोर्टेबल सेगमेंट उसको बना सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वॉलंटरी चाहते हैं सेगमेंट को रिपोर्टेबल बनाए। अब ओवरऑल टेस्ट याद रखना, जब आपने रिपोर्टेबल सेगमेंट देख लिया कि सारे सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं होते, लेकिन आपने कैलकुलेट करे ये टेस्ट के हिसाब से रेवेन्यू टेस्ट, प्रॉफिट और लॉस और एसेट टेस्ट के कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है, तो उसके हिसाब आपने डिसाइड करे। तो अगर आपका उसका लेकिन रेवेन्यू 75% नहीं आ रहा तो आपको वॉलेंटरी, तो आपको 75% करने के लिए कोई और सेगमेंट को करना पड़ेगा, इवन दो वो इस कंडीशन के हिसाब से रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं है। यहां पे देखो, एंश्योर दैट द रिपोर्टेबल सेगमेंट कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 75% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, इफ नॉट मेड एडिशनल सेगमेंट शुड बी आइडेंटिफाइड। अगर 75% वो रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं हो रहे तो पहले तो आप देखो रिपोर्टेबल आपने एबीसीडी पकड़ लिया, सपोज 10 है, 10 में से 6 रिपोर्टेबल है, लेकिन 6 का रेवेन्यू अगर 75% नहीं होता तो आपको कोई और सेगमेंट भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि उनका रेवेन्यू एटलीस्ट 75% बताना है। सो रिगार्डलेस ऑफ 10% थ्रेशोल्ड, वो भले ही टेस्ट में ऊपर आ रहे ना आ रहे, उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल रिपोर्टेबल सेगमेंट जितने भी सबका 75% एटलीस्ट रेवेन्यू होना चाहिए। अंटिल 75% ऑफ द टोटल एंटरप्राइज रेवेन्यू इज कवर्ड, 75% एटलीस्ट कवर होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेगमेंट मीटिंग 10% थ्रेशोल्ड इन प्रायर पीरियड रिमेन्स रिपोर्टेबल। एक बार कोई आपका रिपोर्टेबल होगा तो रिपोर्टेबल हमेशा, इवन इफ करंट रिजल्ट और एसेट फॉल बिलो 10%। एक बार वो रिपोर्टेबल हो गया तो आगे भी रिपोर्टेबल ही रहेगा, इवन दो उसकी 10% की लिमिट नीचे ना हो, 10% के नीचे ना हो जो टेस्ट है उसके। देन व्हेन सेगमेंट क्वालिफाई इन द करंट पीरियड एंड प्रायर पीरियड डेटा शुड बी रिस्टेटेड टू रिफ्लेक्ट द न्यू रिपोर्टेबल इवन इफ डिडंट मीट द 10% थ्रेशोल्ड प्रीवियस। अब क्या हुआ, कोई इतना वैसे डिटेल में आएगा नहीं, लेकिन आपका इस साल अगर कोई रिपोर्टेबल हो गया, पिछले साल तो रिपोर्टेबल अगर नहीं था, इस साल हो गया, एक बार रिपोर्टेबल हो तो आगे रिपोर्टेबल ही रहेगा, लेकिन इस साल अगर रिपोर्टेबल हो गया, पिछले साल वो रिपोर्टेबल नहीं था, तो आप जब इस साल जब आप लिखोगे, आप कंपैरिजन के लिए इस साल की जो फिगर लिख रहे हो, आप बता रहे हो उनको डिटेल बता रहे हो रिपोर्टेबल सेगमेंट का, तो पिछले साल की भी फिगर्स आपको उसकी बताना पड़ेगा ताकि वो कंपेयर कर पाए। तो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 70, दैट इज सेगमेंट रिपोर्टिंग।